एक हनीमून, मेघालय की खूबसूरत वादियां और एक ऐसी ठंडे दिमाग से की गई साजिश जिसने मतलब रिश्तों पर भरोसे को ही हिलाकर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं राजा और सोनम रघुवंशी मामले की, जिसे मीडिया ने हनीमून मर्डर का नाम दिया। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, मतलब वो कौन सी कड़ी थी। हाँ, पुलिस की जांच की वो कौन सी एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली कड़ी थी जिसने इस पूरे केस का, कह सकते हैं, ताना बाना ही उधेड़ कर रख दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत तो मतलब किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह होती है। 11 मई 2025 बिल्कुल। इंदौर में 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की शादी होती है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एक नया जोड़ा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। और फिर जैसा अक्सर होता है, दोनों हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ। और हनीमून के ही हो जगह भी चुनते हैं। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मेघालय का सोहरा, जैसे हम चिरापूंजी के नाम से बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। सोचिए, चारों तरफ हरियाली, धुंध में लिपटी पहाड़ियां, झरने, मतलब एक नई शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। सही बात है। लेकिन विडंबना देखिए, यही जन्नत जैसी जगह एक खौफनाक अंत की गवाह बनने वाली थी। बिल्कुल। तो 23 मई को ये जो जोड़ा सोहरा के एक छोटे से प्यारे से होम स्टे में रुकता है। प्लान बनता है कि पास की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने जाएंगे। बिल्कुल। वो ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। हाँ, वापस नहीं लौटते। दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। और पहले तो परिवार को लगता है कि शायद कहीं नेटवर्क नहीं होगा या कहीं पहाड़ों में फंस गए होंगे। हो सकता है। लेकिन जब घंटे बीतते हैं, फिर दिन बीत जाते हैं, तो घबराहट बढ़ती है। पुलिस को खबर दी जाती है और एक बहुत बड़ी तलाश शुरू होती है। कई दिनों तक, है ना? हाँ, कई दिनों तक मेघालय की उन घाटियों में उन्हें ढूंढा जाता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर करीब 10 दिन बाद 2 जून को एक बहुत ही बुरी खबर आती है। विसाडॉन फॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा की लाश मिलती है। अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रहा। नहीं, ये सीधे सीधे हत्या की जांच बन गया। और यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल। पुलिस की टीम सबसे पहले कहाँ जाएगी? जाहिर है, उनके आखिरी ठिकाने पर, मतलब उस होमस्टे में। हाँ, उनके कमरे में। हाँ, पुलिस उनके कमरे की तलाशी लेती है और उन्हें सोनम का एक सूटकेस मिलता है, जिसे वो... एक मिनट, मतलब वो अपना सारा सामान साथ नहीं ले गई थी ट्रेकिंग पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो पहला सवाल था। एक सूटकेस वो पीछे छोड़ गई थी। हाँ। बाहर से देखने में बिल्कुल एक साधारण सा सूटकेस, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज रखी थी जिसने इस केस का मुंह हमेशा के लिए मोड़ दिया। बिल्कुल। उस सूटकेस के अंदर सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिलती है। अब पहली नजर में ये एक छोटी सी बात लग सकती है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। क्या ये वाकई इतना बड़ा सुराग था? मेरा मतलब है, हो सकता है ट्रैकिंग पे जाते हुए सेफ्टी के लिए उतार दिया हो कि कहीं गिर ना जाए या खो ना जाए। बहुत अच्छा सवाल है। क्या जांचकर्ता इतनी छोटी सी बात पर किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? और आमतौर पर शायद ये उतना बड़ा सुराग न भी होता। लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं, हाँ। वो हनीमून पर अपना मंगलसूत्र, जो भारतीय समाज में शादी का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसे उतारकर सूटकेस में बंद क्यों करेगी? सही बात है। जांचकर्ताओं के लिए ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था। ये किसी की लापरवाही नहीं लग रही थी, ये एक इरादे जैसा लग रहा था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक मानसिकता का संकेत था। और इस शक को और भी किसी चीज ने मजबूत किया। हाँ, बिल्कुल किया। होम स्टे के मालिक के बयान में। ओके। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि सोनम ने बाद में ये दावा किया कि उसने और राजा ने उस दिन उपवास रखा था। उपवास? हाँ, इसलिए कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन मालिक के रिकॉर्ड्स और उसकी याददाश्त के मुताबिक उन दोनों ने रात में खाना ऑर्डर करके खाया था। मतलब एक सीधा साधा झूठ। ये तो छोटी सी बात लगती है, पर शायद यहीं से उसका बनाया हुआ जो नैरेटिव था वो टूटना शुरू हुआ। बिल्कुल सही। एक छोटा सा झूठ, लेकिन ये दिखाता है कि कहानी गढ़ने की कोशिश हो रही थी। मालिक ने एक और बात कही कि 23 मई की सुबह, यानी जिस दिन वो गायब हुए, उन दोनों का व्यवहार, खासकर सोनम का, बहुत असामान्य था। असामान्य मतलब किस तरह से? मतलब वो बहुत शांत और कुछ परेशान सी लग रही थी। अब इन सब कड़ियों को जोड़िए, झूठ बोलना,
असामान्य व्यवहार और सबसे बढ़कर मंगलसूत्र को सूटकेस में छोड़ना। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी हादसे या अचानक हुए अपराध की कहानी नहीं है। तो फिर पुलिस की थ्योरी क्या बनी? अगर ये हादसा नहीं था तो क्या था? पुलिस का आरोप था कि ये एक ठंडे दिमाग से की गई, पहले से प्लान की गई हत्या थी। पहले से प्लान की हुई? हाँ। उनका दावा था कि सोनम ने अपने पति राजा को मारने के लिए 3 भाड़े के हत्यारों को काम पर रखा था और ये हत्यारे मेघालय तक उनके पीछे पीछे आए थे। भाड़े के हत्यारे? हनीमून पर? लेकिन क्यों? मकसद क्या था? ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है। और जांच में जो मकसद सामने आया वो कह सकते हैं कि उतना ही पुराना है जितनी की इंसानी कहानियां। एक प्रेम त्रिकोण। अच्छा, तो एक लव ट्रायंगल था? हाँ, पुलिस के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था और राज भी इस पूरी साजिश में बराबर का हिस्सेदार था। तो उसे भी सह आरोपी बनाया गया? बिल्कुल। इस एक जानकारी ने पूरे मामले को एक रहस्यमयी हत्या से बदलकर। लेकिन इस तरह के प्लान के लिए पैसे भी तो लगते हैं। मतलब भाड़े के हत्यारों को भुगतान करना, आना जाना, मनी ट्रेल को कैसे संभाला गया? अक्सर अपराधी यहीं पर गलती करते हैं। उन्होंने इसे भी बहुत सावधानी से प्लान किया था। आरोप है कि हत्यारों को जो पैसे दिए गए वो सीधे सोनम या राज के खाते से नहीं, बल्कि तो फिर कहां से? सोनम के चचेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खाते के जरिए दिए गए थे। अच्छा। ये एक और परत थी साजिश को छुपाने की। इससे ये भी इशारा मिला कि इस खेल में सिर्फ 3-4 लोग नहीं बल्कि एक छोटा मोटा नेटवर्क शामिल हो सकता है। तो पुलिस के पास अब मकसद भी था, पैसे के लेन देन का सबूत भी और एक मजबूत शक भी। तो ऐसे में गिरफ्तारी तो होनी थी। हाँ, और ये भी बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है खुद? हाँ, और उसी के साथ पुलिस उन 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी धर दबोचती है जिन पर हत्या को अंजाम देने का आरोप था। और कानूनी प्रक्रिया का क्या हुआ? मतलब कोर्ट में क्या हुआ? वो भी तेजी से आगे बढ़ी। 30 अक्टूबर 2025 को शिलांग की एक अदालत इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करती है। सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और वो 3 हत्यारे। चार्जेस क्या थे? उन पर आईपीसी की बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गईं। हत्या यानी मर्डर, आपराधिक साजिश मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाना, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। बिल्कुल। मामला अब पूरी तरह से अदालत में था। लेकिन मुझे लगता है कहानी कोर्ट रूम के बाहर भी चल रही थी। मेरा मतलब है दोनों परिवारों के बीच। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो परिवार जिसने अपना जवान बेटा खोया और दूसरी तरफ वो परिवार जिसकी बेटी पर हत्या का आरोप है। और दोनों की कहानियां, दोनों के वर्जन्स बिल्कुल अलग हैं। राजा का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि ये साजिश कहीं ज्यादा गहरी है। तो वो क्या चाहते हैं? उनकी मांग है कि सोनम और राज कुशवाहा पर नार्को टेस्ट किया जाए, जिसे आम भाषा में ट्रूथ सीरम टेस्ट कहते हैं। उन्हें शक है कि साजिश में परिवार के और भी लोग शामिल हो सकते हैं और वो पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। और सोनम के परिवार का क्या कहना है? बिल्कुल विपरीत। सोनम के पिता अपनी बेटी का बचाव कर रहे हैं। जाहिर है। उनका दावा है कि सोनम स्वेच्छा से गाजीपुर आई थी और वो पुलिस के सरेंडर वाले दावे को नकारते हैं। वो अपनी बेटी को निर्दोष मानते हैं। तो मतलब 2 परिवार हैं, 2 अलग अलग सच हैं और दोनों ही अपने अपने दर्द से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये एक दुखद क्राइम है, पर भारत में तो ऐसी दुखद घटनाएं होती रहती हैं। ये केस इतना सनसनीखेज क्यों बन गया? लोगों के दिमाग में ये हनीमून मर्डर के नाम से क्यों बस गया? मेरे ख्याल से इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली और सबसे जाहिर वजह है इसकी सेटिंग, हनीमून। ये शब्द ही। हाँ, ये शब्द ही प्यार, भरोसे और एक नई शुरुआत से जुड़ा है। जब उस भरोसे की बुनियाद पर इतनी खौफनाक साजिश रची जाती है तो ये लोगों को अंदर तक हिला देता है। ये विश्वासघात के चरम को दिखाता है। और तीसरी वजह शायद इसके करने का तरीका है। बिल्कुल। ये गुस्से में या अचानक हुआ अपराध नहीं लगता। ये एक क्राइम ऑफ पैशन नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्री मेडिटेटेड मर्डर है। हाँ, मतलब पहले से सोचा समझा। जगह चुनना, हथियारों को काम पर रखना, पैसे का इंतजाम करना, झूठ बोलना, ये सब दिखाता है कि इसे कितनी बारीकी से प्लान किया गया था। और किसी अपराध में जितनी ज्यादा प्लानिंग होती है वो उतना ही ज्यादा डरावना लगता है। और तीसरी वजह शायद वही है जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, वो मंगलसूत्र। हाँ, वो मंगलसूत्र सिर्फ एक सुराग नहीं है, वो इस केस का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है।
ये एक क्लासिक केस है जहां अपराधी इमोशनली अपराध स्थल से खुद को अलग करने की कोशिश करता है। मतलब? मंगलसूत्र को हटाना सिर्फ सबूत छिपाना नहीं था, ये शायद अवचेतन रूप से उस रिश्ते को, उस पहचान को मिटाने की कोशिश थी जिसे वो खत्म कर रही थी। और यही भावनात्मक गलती पुलिस के लिए सबसे बड़ा तार्किक सुराग बन गई। तो मतलब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। हाँ। ये भरोसे, धोखे और आधुनिक रिश्तों की एक डार्क कहानी है। हाँ। जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी के चेहरे के पीछे की सच्चाई को कितना जानते हैं। सही कहा। ये मामला अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। ये साजिश वाकई कितनी गहरी थी? क्या सिर्फ 5 लोग ही इसमें शामिल थे या पर्दे के पीछे और भी कोई है? ये उन मामलों में से है जो समाज में रिश्तों की बुनियाद पर ही गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक ऐसे मामले की परतों को खोला जो इंदौर की शादी के मंडप से शुरू होकर मेघालय की खूनी वादियों तक पहुंचा। हमने देखा कि कैसे खूबसूरत हनीमून एक सोची समझी हत्या की साजिश में बदल गया और कैसे एक मंगलसूत्र जैसे छोटे से सुराग ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है और अदालत ही अंतिम फैसला सुनाएगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। वो सच कानून की किताबों में दर्ज हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है जो शायद हमेशा बना रहेगा जी। और वो हमारे सुनने वालों के लिए है। क्या इस साजिश की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी या कुछ राज हमेशा के लिए मेघालय की उन धुंध भरी घाटियों में ही दफन रह जाएंगे?